जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में। अकाउंटिंग टर्म में मैंने आपको जो है अकाउंटिंग पीरियड तक पढ़ाया था ना। अकाउंटिंग पीरियड तक मैंने आपको बताया था, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको बताया था कि एक रेगुलर पीरियड समय अवधि के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और यह अकाउंटिंग पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिंगल मंथ का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है और ईयर का भी हो सकता है। तो मैंने अगर आपको बताया था सबसे पहले मंथ के बारे में, जो मैंने आपको बताया था, तो अगर आप मंथ को भी लेते हैं तो भी अप्रैल मंथ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर क्वार्टर लेते हैं तो अप्रैल मई जून हो जाता है। और वही ईयर अगर आप लेते हैं तो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च का समय आ जाता है। तो इस तीनों ऑप्शन में मतलब यह तीनों ऑप्शन में हम आसानी तरीके से अकाउंटिंग पीरियड को बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा सिंगल मंथ का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। चलिए अब आपको समझना है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट यानी कि अकाउंट का समूह क्या होता है, उसी को आज की क्लास में समझना अकाउंटिंग टर्म में। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। कह रहा है यहाँ पे कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई बिजनेस किया और आपके बिजनेस में 4 सिटी के लोग आपके बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि पडरौना, कसिया, देवरिया और रामकोला। ये 4 जगहों के लोग अगर आपसे आकर के जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उनका एक लेजर बनाएंगे, उनका एक चार्ट बनाएंगे ना, कि अगर रामकोला वाला आएगा तो रामकोला का अलग हमको चार्ट होना चाहिए, पडरौना वाला आएगा तो पडरौना का एक अलग चार्ट होना चाहिए, कसिया का आएगा हमारे बिजनेस में तो कसिया का एक अलग ही चार्ट होना चाहिए। मतलब हर पार्टियों का आप एक अलग अलग क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, ताकि उस पार्टियों से जो भी आप बिजनेस करेंगे आप आसानी तरीके से ग्रुप वाइज उसका पूरा पूरा डिटेल भरते जाएंगे। ऐसे नहीं ना कि जैसे कि मान के चलिए कि एक बिजनेसमैन है आपका पडरौना का, तो उसका चार्ट आप बना दिए और उसका जो है जब आप उसकी बिलिंग करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसका रामकोला वाले में बिलिंग करेंगे, उसको पडरौना वाले में ही रखेंगे। मतलब जो जिस ग्रुप का है, चार्ट ऑफ अकाउंट आपका यही कहता है कि जो जिस ग्रुप का है उस ग्रुप में आप उसको क्या करिए, व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो उसको हमें क्या करते हैं, चार्ट ऑफ ग्रुप बनाते हैं, यानी कि अकाउंट का हम समूह बनाते हैं और उस अकाउंट के समूह में जो जिस अकाउंट में आता है उस अकाउंट में हम उसको मेंशन करते जाते हैं। अब क्या होता है इंटिटी, तो कह रहा है कि इंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसका एक लीगल सेपरेट अस्तित्व मौजूद हो, जैसे कि राजेश ज्वेलर्स, विद्युत ट्रेडर्स इत्यादि। यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले इंटिटी के बारे में कि इंटिटी एक पर्सन भी हो सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जैसे पर्सन के बारे में बात करें तो मान के चलिए कि कोई ऐसा पर्सन होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका बिजनेस में बहुत बड़ा नाम होता है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो हम व्यक्ति का नाम जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे संस्था में सबसे बेहतर टीचर कौन है, सबसे अच्छे कौन पढ़ाते, उस टीचर का नाम, एक पर्सन नाम आ जाएगा। या फिर अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो एक इसका क्या होता है, एक अलग ही मतलब अस्तित्व मौजूद होता है। जैसे कि पूरे पडरौना में अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर मिठाई की दुकान कौन सी है, जैसे कि मान के चलिए कि सब किसी की आएगी सोच कि साइंस स्वीट सबसे बेहतर, किसी की आएगी कि गोपाल स्वीट सबसे बेहतर है। क्या उसके मालिक का नाम आपको पता है, उसके फर्म का नाम आपको पता है, उसकी दुकान का नाम आपको पता है, वो बिजनेस किस नाम से चला रहा है उसके बारे में आपको पता है। तो वो कह रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस का भी एक अस्तित्व होता है और सबको यही जानता है कि पूरे पडरौना में साइंस स्वीट्स का मिठाई बहुत बेहतर मिलता है, इसलिए साइंस स्वीट्स के नाम से वो पसंद है। और एक अलग ही उसकी एंटिटी है, एक अलग ही उसकी पहचान है, जो जाना जा रहा है, एक अस्तित्व है और एक नाम से जाना जा रहा है कि साइंस स्वीट्स की मिठाई आपको अच्छा मिलेगा। वही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो अगर कोई संस्था के बारे में हम बात करें, किसी संस्था का भी एक अस्तित्व होता है कि किस संस्था में बेहतर पढ़ाई होती है, वो संस्था का नाम हम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। तो इन सबका क्या होता है, एक अलग अलग अस्तित्व होता है, या नाम के माध्यम से आप जानिए, या तो बिजनेस के नाम के माध्यम से जानिए, या संस्था के नाम के माध्यम से जानिए। ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप आसानी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये हमारे बिजनेस का एक अलग ही एंटिटी होता है। जैसे
यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि राजेश ज्वेलर्स हो गया आपका, वृद्धि ट्रेडर्स हो गया इत्यादि, ये सब हमारे एंटिटी के अंतर्गत आते हैं। क्या लिखा हुआ है? जिसका सेपरेट एक्सटिंक्ट मतलब सेपरेट अस्तित्व मौजूद हो, वो अलग ही नाम से वो जाना जाता है, वो अलग ही उसका अस्तित्व मौजूद हो उस नाम से। जैसे कि अगर पर्सन लेते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। और पार्टनरशिप बिजनेस लेंगे तो मान के चलिए कि बिजनेस में किस नाम से बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस का नाम क्या है, उस बिजनेस के जैसे जो दुकान का नाम होगा, दुकान का जो नाम होगा, दुकान का नाम पूरे पटना में फेमस होगा, सब कोई व्यक्ति उस दुकान के नाम से ही उसको पहचानेगा, ना कि प्रोप्राइटर को जानेगा। अगर प्रोप्राइटर पूछा जाए तो प्रोप्राइटर किसी को नहीं पता होगा, लेकिन दुकान सबको पता होगा कि हाँ फला दुकान फला जगह पे स्थित है। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस है, वो बिजनेस से अपना अस्तित्व बना चुका है। इसके बाद से जैसे क्या होता है, हमारा भी तो कुछ अस्तित्व होता है कि हमारे पापा का नाम क्या है, हमारा घर कहाँ है, हमारा मोबाइल नंबर क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, हमारा भी तो अस्तित्व मौजूद है। तो हर व्यक्ति का एक अलग अलग अस्तित्व भी होता है, वही अस्तित्व के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला क्या दिया है? ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाले लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाता है। ट्रांजेक्शन दो या दो से अधिक के व्यक्तियों में ही संभव होता है। समझ में आ रहा है ना? ट्रांजेक्शन कह रहा है यहाँ पे कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाले लेन देन को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो, जिसकी क्या हो? कुछ वैल्यू हो। और कह रहा है कि जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व हो, जैसे परचेज ऑफ गुड्स। जैसे परचेज ऑफ गुड्स का मतलब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो कोई बेचने वाला होता है तो हम खरीदने वाले होते हैं। ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है ना? एक बेचने वाला है तो दूसरा आपका क्या है? खरीदने वाला है। और इसके बाद से लिखा है रिसिप्ट ऑफ मनी। अगर हम किसी से पैसा प्राप्त करते हैं तो हम पाने वाले हो गए, वो हमको देने वाला हो गया। इसके बाद से आता है पेमेंट टू क्रेडिटर। अपनी सप्लायर को हम पैसा पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? सप्लायर। जैसे कि मान के चलिए कि हम उधार सामान खरीद लिए हैं तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना, तो हम देने वाले हो गए, वो पाने वाला हो गया। तो इसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का क्या होता है? इन्वॉल्वेशन होता है। और कह रहा है कि जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन भी इसमें शामिल है, और प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब उधार ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। अरे उधार भी तो लेन देन होता है। मान के चलिए कि मैंने कोई सामान खरीदा और उसको मैंने नोट डाउन करवा लिया, फिर उसके बाद से अगले बार में आकर के हम उसको पैसा पेमेंट कर दिए, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, मतलब वो उधार खाता है हमारा। और कैश का मतलब आपने पैसा दिया, वो प्रोडक्ट आपने पाया, ये भी एक प्रकार की ट्रांजेक्शन है जो कैश ट्रांजेक्शन में आते हैं। अब चलिए इसके बाद से आता है एसेट्स। और एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने बताया भी था, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और बिजनेस के लिए जरूरी है। तो देखिए इसमें लिखा भी गया है, संपत्ति के बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है, वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में क्या करती है? मदद करती है। वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है, उसको हम एसेट्स कहते हैं। देखिए बिजनेस के लिए एसेट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एसेट्स नहीं है तो हम अपने बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जो क्या करता है, तो अस्थायी और अस्थायी रूप से हमारे बिजनेस को चलाने का काम करता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिससे मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है, यानी कि मनी के रूप में उसको प्राप्त किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। कह रहा है कि जैसे भवन है, जैसे बिल्डिंग एक प्रकार का आपका एसेट्स हो जाएगा, कंप्यूटर एक प्रकार का एसेट्स हो जाएगा, कैश एक प्रकार का एसेट्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और फिर कह रहा है कि एसेट्स को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अब जैसे यहीं पे आपको बताया है सबसे पहले कि वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से हमारे व्यापार को चलाने में मदद करती है, एसेट्स कहलाता है। और एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के कह रहा है कि एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सके, मनी के रूप में प्राप्त किया जा सके। और कह रहा है कि जैसे भवन हो गया, भवन भी एक प्रकार का आपका एसेट्स है। इसके प्रकार से आपको कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी आपका एक प्रकार का क्या है? एसेट्स है। और कैश भी एक प्रकार का एसेट्स है। और फिर यहाँ पे दिया है कि एसेट्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। जो हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें
पहला आता है फिक्स एसेट और दूसरा आता है करंट एसेट। अब कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको फिक्स में रखा जाता है और कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको करंट में रखा जाता है। तो जैसे फिक्स के बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि ऐसे एसेट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, यानी कि हमारे बिजनेस में कोई ऐसा एसेट्स है जिसका प्रयोग हम लंबे समय तक कर रहे हैं, वो हमारे लिए फिक्स एसेट्स कहलाता है। एक काम करो, आप तीनों लोग इधर बैठ जाओ, तो इसको डिस्टर्ब होगा, प्लीज यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे बैठ जाओ, अभी जगह है ये उसी पे मैनेज कर लो। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले फिक्स के बारे में। फिक्स एसेट्स क्या कहलाता है, हम कौन कौन से एसेट्स को फिक्स में रखेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे कि ऐसे एसेट्स जिसको मतलब हम बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, कोई ऐसा एसेट्स है जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म का प्रयोग हो रहा है, ऐसे एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं। जैसे जैसे क्या दिया है, लैंड दिया है, बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दिया है, प्लांट दिया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया है। जैसे कि मान के चलिए, लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि। भूमि तो व्यवस्थित होगा ना, अस्थाई होगा ना। इसके बाद से क्या दिया है, बिल्डिंग दिया है, वो भी हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम आएगा। उसके बाद से क्या दिया है, मशीनरी। अगर कोई मशीनरी हम खरीदते हैं तो मशीनरी भी तो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म काम करेगा। इसके बाद से क्या आता है, प्लांट आता है, कोई प्लांट वगैरह बैठवाते हैं, या फिर कोई फर्नीचर अगर हम परचेज करते हैं, ये सब हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम में आते हैं। अब इसके बाद से क्या आता है, करेंट। और करंट का मतलब होता है कुछ समय के लिए, मतलब लंबे समय तक वो काम नहीं करेगा लेकिन कुछ समय तक आपके बिजनेस में वो साथ देगा, वही हमारा करंट एसेट्स होता है। और कह रहा है कि ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, जैसे कि डेबिटर, कस्टमर, स्टॉक हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया आदि, इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब कह रहा है कि ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, मतलब इसका अस्तित्व लंबे समय तक न रहे, ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम नहीं करेगा, बस कुछ समय के लिए हमारे बिजनेस में रहता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दिया है, जैसे डेबिटर यानी कि कस्टमर। कस्टमर आपका क्या है, करंट एसेट्स में आता है, शॉर्ट टर्म है। अगला क्या लिखा है, स्टॉक। स्टॉक घटता बढ़ता रहता है, आपने स्टॉक 10 पीस ला करके रखा, कब आपके स्टॉक में 1 पीस हो जाएगा कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो घटता बढ़ता रहता है। वो निश्चित नहीं रहता है कि हमेशा अगर आप 10 पीस रख दिए हैं तो पूरे साल 10 ही पीस रहेगा। अगर बढ़ेगा तो आप बढ़ाइए, घटेगा तो घट भी जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सेल होता है वैसे वैसे स्टॉक खत्म भी होता जाता है। इसके बाद से क्या लिखा है, बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीव करते हैं। कैश है, कैश, आज आपके पास 10,000 रुपए हैं, हो सके कि कल आपके बिजनेस में कैश के रूप में 10 रुपया भी हो सकता है। तो ये कैश का बैलेंस, ये सब हमारा क्या होता है, एकदम देखा जाए तो इसका हमारा बैलेंस घटता बढ़ता रहता है। और फिर कह रहा है कि जैसे बैंक बैलेंस है, आपके बैंक में 10,000 रुपया है, आपने किसी को पेमेंट कर दिया तो बैंक में आपका जीरो बैलेंस हो गया, बोलिए, और आपने किसी से मंगवा दिया तो 10 लाख रुपया हो गया। ये बैलेंस हमारा घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसको करंट में रखा गया। और फिर कह रहा है कि एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इन्हें एक और नाम दिया जाता है, फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से दिया जाता है। यानी कि यह ऐसे एसेट्स हैं जिसको फ्लोटिंग एसेट्स के भी नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है, मतलब घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया, चलिए अगला आता है लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार, कर्ज। कहते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर कितना हमारा लायबिलिटी चढ़ा हुआ है यार, इतना तेज तुम बोल रहे हो क्यों। आप किसी से उधार खाते हैं तो क्या पूछते हैं, वो अगर बार बार आपको पैसा मांगता है तो आप पूछते हैं कि यार तुम्हारे हमारे ऊपर कितना तुम्हारा लायबिलिटी है कि तुम इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो। तो वो बताता है कि ऐसा है, आपके ऊपर 20,000 रुपये बकाया हो चुका है, आपको नहीं पता। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है, कर्ज। लेकिन इस लैंग्वेज में अगर हम समझे, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, तो इसको बोला जाता है दायित्व। क्या बोला जाता है, दायित्व बोला जाता है। क्योंकि कर्ज के बारे में आपको पता ही है, क्या अगर आप उधार सामान ले लेंगे तो उसको पैसा आप नहीं देंगे, देंगे ही देंगे, तो उतना पैसा आपके ऊपर लायबिलिटीज है, वो जब तक आप नहीं देंगे तब तक उतनी लायबिलिटीज आपके ऊपर चढ़ी रहेगी, वो कर्ज आपके ऊपर जमा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज के बारे में बताया जा रहा है
करे कि वह पैसा जो किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, उस बिजनेस पर लायबिलिटी कहलाता है। यहाँ पे बताया जा रहा सबसे पहले लायबिलिटीज के बारे में कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस पर लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया, तो एक डेट निश्चित हुआ होगा ना कि कब हमको पैसा आप रिटर्न करेंगे, 2 महीने बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद। वो पैसा आप रिटर्न करेंगे ही करेंगे, वो तो आपको दे दिया, लेकिन आप तो लिए हैं, आप कर्जदार हैं उसके, क्योंकि उसका लायबिलिटी आपके ऊपर चढ़ा हुआ, और जब तक आप उस पैसे को पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक वो कर्ज आपका चुकेगा नहीं। ऐसे ही तो जैसे इसमें पर्सन से बात हो रही है, कह रहे हैं कि बिजनेस या व्यक्ति को देना। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति के बारे में मैंने अभी आपसे बताया कि अगर आप किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया उधार ले लिए तो उसको देना ही देना है। और आज के समय में ये है कि अगर आप किसी से 10,000 रुपया उधार ले रहे हैं और 4 साल बाद उसको 10,000 रुपया वापस करने जाइए, वो कहेगा कि 10%, याद है ना, इंटरेस्ट भी चाहिए हमको, ब्याज भी चाहिए। और वही सेम वर्क हमारे बिजनेस के साथ भी होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने 25,000 रुपए का जो है सामान परचेज किया अपने सप्लायर से, ठीक है ना, अपने सप्लायर से आपने 25,000 रुपए का सामान खरीदा, और आपके पास उतना बैलेंस नहीं है 25,000, लेकिन फिलहाल में जो बैलेंस है उसको आप दे करके और 25,000 रुपए का सामान आप लेकर के आए। 25,000 रुपए का आपने सामान खरीदा और आपके पास मात्र 10,000 रुपया है, जिसको कि आप अपने सप्लायर को दे दिए, और अपने सप्लायर से बोल दिए कि ऐसा है कि 1 महीने के बाद जो आपका 15,000 जो शेष बचा है उसको हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे। तो उस पैसे को भी हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का कौन सा पैसा है, वो लायबिलिटीज का पैसा है, वो बिजनेसमैन का पैसा, यानी कि उस बिजनेस का पैसा आपके ऊपर क्या है, बकाया है, और वो कर्ज है, वो आपको चुकाना ही चुकाना होता है। तो हम बिजनेस में भी कह सकते हैं, और किसी व्यक्ति से अगर आपने उधार लिया तो उसको भी हम लायबिलिटीज बोल सकते हैं। क्या बैंक वाले भी तो लोन देते हैं, होता है कि नहीं होता है? जैसे मान के चलिए कि बैंक वाले भी लोन देते हैं कि ऐसा है कि 5 लाख रुपया ले जाइए और 5 साल के बाद आप उसको इतना रुपया करके वापस करिएगा हमको, या फिर धीरे धीरे आप वापस करते रहिएगा, हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे। या बहुत सारी कंपनियों का ऐसा रूल होता है कि ब्याज भी आपसे वसूलती है। तो बैंक भी हमको क्या देते हैं, कर्ज देते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट आती है तो, लेकिन वो हमारा हो जाता है लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है, उसको हमको लंबे समय तक चुकाना होता है, ठीक है, तो उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। अब चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा या बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट, देखिए आ भी है जो हम बता रहे थे। क्रेडिटर का मतलब सप्लायर। जैसे कि अगर आप, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप लैपटॉप की दुकान आप करते हैं, आप अपनी बिजनेस करते हैं कि लैपटॉप हमको सेल करना है, तो क्या आप लैपटॉप कहीं से खरीद के ही तो लेके आएंगे? तो जहां से आप खरीदने जा रहे हैं जिस पार्टी से, उसी पार्टी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लायर बोलते हैं। वो हमारे बिजनेस का सप्लायर है, क्योंकि उससे हम माल खरीद रहे हैं, हम नगद खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, मतलब उससे नहीं है, लेकिन हमारे बिजनेस का सप्लायर है, क्योंकि माल हम उसी से परचेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा, मतलब अगर मैंने क्रेडिटर मतलब अपने सप्लायर से जो उधार का सामान मैंने खरीदा था उसका पैसा कह लीजिए, उसको भी हम लायबिलिटीज बोलेंगे। या कह रहा है कि बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट, ये सब हमारे बिजनेस पे क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, ये सब हमारे लिए लायबिलिटीज होते हैं, ये पैसा हमको देना ही देना होता है। अब देखिए, जैसे एक और मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, जैसे कि इसमें एक बैड डेब्ट्स के नाम से आता है, बात नहीं मिस्टर, इसमें एक शब्द आता है बैड डेब्ट्स, BADDEBTS, बैड डेब्ट्स। इसका मतलब होता है डूबत राशि, इसका मतलब होता है डूबत राशि। डूबत राशि, जैसे आपने किसी को 10,000 रुपया उधार दे दिया और वो बोला कि 1 महीने के बाद आप उसको पैसे को ला करके वापस कर दीजिए। क्या वो पैसा अगर वापस नहीं कर रहा है तो पैसा आपका है? जब वापस करेगा तभी तो आपका है ना, जब तक उसके पास है उसी का पैसा है। तो वो अगर पैसा अगर कह देगा कि हम नहीं देंगे, तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैड डेब्ट्स के नाम से बोलते हैं, उसको डूबत राशि बोलते हैं, वो पैसा डूब गया, वो राशि हमारा डूब गया, ठीक है ना। अगला क्या दिया है, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोला जाता है, और कैपिटल लगाता कौन?
प्रोप्राइटर लगाता है, बिजनेस का मालिक लगाता है, बिजनेस का स्वामी लगाता है, जिसको हम प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि बिजनेस के मालिक प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। बिजनेस का मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। और जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल आपका डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है ना? ये कैपिटल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन इसी पे सब मिलेगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कैपिटल, और कैपिटल संबंधित है किससे? प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर जो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल हमारा डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? लेकिन कैपिटल लगाने का काम करता कौन है? प्रोप्राइटर ही करता है, ऑनर करता है, बिजनेस का मालिक ही करता है। अब चलिए, इसके बाद से आता है इनकम। क्या आता है? इनकम। अब इनकम में लिखा भी है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस की उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है इनकम, बिजनेस की रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब भी इनकम होता है, जिसको हम आमदनी बोलते हैं। बोलते हैं ना कि कितनी रेवेन्यू आपकी प्राप्त हो रही है, मतलब कितना आप रुपया कमा ले रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब भी आमदनी ही होता है, इनकम ही होता है। ठीक है, आप एक सिनोनिम्स बोल सकते हैं किसका? इनकम का। यहाँ पे लिखा भी है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस की डिफरेंस की उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। मतलब कितना रुपया आपने कमाया और कितना रुपया आपने खर्चा कर दिया। कितना रुपया आपने कमाया और कितना रुपया आपने खर्चा कर दिया, जब उसका डिफरेंस आप निकालेंगे, जो शेष बैलेंस बचेगा उसी को हम इनकम बोल सकते हैं। ठीक है ना? अगला क्या दिया है? एक्सपेंडिचर। क्या दिया? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का भी मतलब खर्च होता है, जिसको व्यय के नाम से जाना जाता है, एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्सपेंस का भी मतलब खर्च होता है और एक्सपेंडिचर का भी मतलब खर्च होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, पहले इसके बारे में आप समझिए। एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस, उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाले खर्च, सैलरी का पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस आदि। इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है एक्सपेंडिचर के बारे में कि गुड्स को प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल और सर्विस करने में होने वाला खर्च ही आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे आपने सोच लिया कि हमको बिजनेस करना है, सिर्फ बैग बना करके और सेल और सप्लाई करना। सिर्फ बैग के मैं बात बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। तो क्या करेंगे? एक बैग का बिजनेस अगर आपने सोच लिया कि बैग का बिजनेस हमको करना है, तो बैग के लिए क्या खरीदेंगे? मान के चलिए कि बैग वाला कपड़ा खरीदेंगे, बैग का चैन खरीदेंगे आप, और प्लस बैग के लिए जो धागे प्रयोग किए जाते होंगे धागे खरीदेंगे आप, और प्लस पूरे, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे जो है क्या करेंगे, उसको लेबर को रख करके आप उसको बनवाएंगे मशीन के माध्यम से, तो उसमें खर्च लगेंगे। मान के चलिए कि जो भी रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं, जैसे कि बैग का कपड़ा, बैग को बनने में जो कपड़ा हम यूज कर रहे हैं, उस कपड़े को ही हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हमारे लिए रॉ मटेरियल। क्योंकि जब तक वो हम मटेरियल खरीद के नहीं लेके आएंगे, तब तक हमारे लेबर बनाएंगे क्या? तो जो रॉ मटेरियल आप खरीद के लेके आ रहे हैं, जैसे कि बैग बनने में आपने बैग का कपड़ा खरीदा, बैग बनाने के लिए आपने बैग का चैन खरीदा, बैग बनाने के लिए आपने उसका धागा खरीदा, और प्लस ओवरऑल आपने बहुत सारे लेबर को लगाया, वो सारे के सारे हमारे एक प्रकार के आ जाते हैं किसमें? रॉ मटेरियल में आ जाते हैं, जो भी हम खर्चे करते हैं। जैसे कि बैग मैंने खरीदा तो वो भी रॉ मटेरियल, बैग के लिए मैंने कपड़ा खरीदा, चैन खरीदा, धागा खरीदा, ये सब एक प्रकार के हमारे बैग के रॉ मटेरियल होते हैं। इसको खरीदने में हम जो खर्च करते हैं, उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, क्या आप बैग बना लेंगे 100 पीस, तो बैग लेकर के आप करेंगे क्या? उसको सेल करेंगे ना। तो मान के चलिए कि जैसे आपके पास ये हो कि बैग के व्यवसाय आप कर रहे हैं, आपने मतलब बहुत सारा आपने बैग बनवा दिया, और आप किसी को ऑर्डर दे दिए कि ऐसा है कि हम बैग का बिजनेस करते हैं, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो आप हमसे बैग खरीद सकते हैं। तो वो क्या कहेगा? तब ठीक है, आप हमारे पास 100% मतलब 100 पीस कम से कम बैग आप हमारे पास भिजवा दीजिए, ताकि हम उसको सेल करते जाए। तो क्या करेंगे? आप वहां तक भिजवाएंगे कि नहीं भिजवाएंगे? तो बिजनेस अभी स्टार्टिंग का है, आप अपना गाड़ी रखेंगे, वहां तक उसको भिजवाएंगे,
खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? ड्राइवर रखेंगे उसका खर्चा लगेगा। तो ये हमारे सब बिजनेस के खर्चे होते हैं, इसलिए इसको हम एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। वो खर्चा लगना ही लगना, क्योंकि जब तक आप उतना खर्च नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? समझ में आ रहा है ना? तो भले से आपका बिजनेस बाद में बहुत लंबा हो जाए, तो भले से आप केवल ऑर्डर दें तो गाड़ी अपना लेकर के लादवा के लेके जाए, वो सब अलग की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आप ही को हेल्प करना पड़ेगा ना। तो वही बिजनेस में आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है, जो अपने बिजनेस में आप खर्चे कर रहे हैं। वही इसमें लिखा भी है कि जैसे गुड्स की सेल और सर्विस करने में होने वाला खर्च ही एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल में खरीदने में लगने वाले खर्च, रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं, खर्चा लग रहा है, पैसा आप दे रहे हैं, वो हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और फिर क्या लिखा है? सैलरी का पेमेंट आप दे रहे हैं, वो भी एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि आपके बिजनेस से ही जा रहा है वो। इसके बाद से क्या आता है? इसके बाद से कह रहा है कि ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस में किस प्रकार का आ गया? तो जैसे मान के चले कि आपने कोई एक ऑफिस वगैरह बना रखा है, उसमें जैसे कि मान के चले कि आप स्टाफ को जो है नाश्ता वगैरह करवा रहे हैं, या फिर और भी जैसे कि मान के चले कि और भी जो ऑफिस में एक्सपेंस होते हैं उसको आप कर रहे हैं, ये सारे के सारे खर्चे को हम एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अब इसके बाद से क्या दिया है? प्रॉफिट। क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है। क्या 120 रुपए का मैंने कोई प्रोडक्ट बेच दिया तो 120 में 120 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा? जैसे कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए मैंने कितने रुपए में खरीदा है और प्लस उसका भाड़ा कितना लगा है, ठीक है, प्लस उसका लेबर चार्ज कितना लगा है, उसमें तमाम प्रकार के एक्सपेंस आ जाते हैं, और जो शेष बचता है वही हमारे लिए प्रॉफिट कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है प्रॉफिट में, करा है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले, करा है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू की पूरी अमाउंट होती है, वो कह रहा है कि ओवर एक्सपेंस यानी कि खर्च के बाद जो हमारा शेष बचता है अकाउंटिंग पीरियड में, हम उसको प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अगर 120 रुपए का आपने कोई प्रोडक्ट बेचा तो ऐसा नहीं कि 120 रुपए में 120 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, हो सके कि उसमें कुछ ही पैसे आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि उसमें उस प्रोडक्ट को सेल करने तक, उस प्रोडक्ट को आपके मतलब दुकान तक मंगवाने में बहुत सारा एक्सपेंस हुआ, और वो पूरा एक्सपेंस जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो पूरा 120 का 120 आपका प्रॉफिट ही नहीं हो पाए। हो सके कि उसमें 10-20 रुपए ही प्रॉफिट हो पाए, क्योंकि अदर आला आपका एक्सपेंसेस उसमें जुड़ा हुआ है। तो पूरे को हम एक्सपेंस में या पूरे मूल्य को हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉफिट बहुत मतलब मायने रूप में होती है। जैसे पूरा एक्सपेंस आप छांटिए, पूरा आपको भाड़ा वगैरह छांटिए, जितना भी आपका ओवरऑल एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस को छांटने के बाद जो शेष अमाउंट आपका बचेगा वही आपका प्रॉफिट कहलाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला दिया हुआ है लॉस। लॉस क्या होता है? हानि। लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि कह रहा है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वह अमाउंट ही बिजनेस की लॉस अमाउंट कहलाता है। देखिए एकदम इजी शब्दों में लिखा हुआ है, कह रहा है कि लॉस होता क्या है, कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट, एक्सपेंस का मतलब खर्च होता है। इसमें लिखा भी है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वही अमाउंट हमारे लिए बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। जैसे आपने कमाया 100 रुपया और खर्चा कर दिया 130 रुपया, तो 30 रुपया हमारा लॉस कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि है क्या, तो रेवेन्यू से हमारा एक्सपेंस क्या है? अधिक है, और जितना बैलेंस आपका अधिक है वो वही बैलेंस को हम बोल सकते हैं कि हमारा एक्सपेंस का पैसा है, वो हमारा लॉस का पैसा है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का हिंदी क्या होता है? छूट या कटौती। और डिस्काउंट एक शब्द है जो डिस्काउंट लेना सब कोई चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। बोलिए अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, कितने रुपए का सामान है? तो 100 रुपए का सामान है, तो नहीं 70 रुपए में दे दीजिए, वो भले से उसकी खरीदारी रेट 90 रुपए पड़ा हो, ठीक है, लेकिन 70 रुपए में मांगने की कोशिश करते हैं। तो डिस्काउंट का हिंदी होता है छूट। और लिखा भी है किसी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन, छूट या कटौती ही डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। क्या लिखा हुआ है? किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन, मतलब किसी गुड्स को आप परचेज करने गए और उसमें उस गुड्स की कीमत में आप कुछ पैसा माइनस करवा रहे हैं, कुछ छुड़वा रहे हैं पैसा, कुछ छूट करवा रहे हैं, तो उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा आपका होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड संबंधित है किससे? बिजनेस से।
ट्रेडिंग बिजनेस, याद है ना? ट्रेड संबंधित है किससे? बिजनेस से। यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रेड डिस्काउंट प्रायः, यहाँ पे जो कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट प्रायः मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल को प्रमोट करना होता है, और यह डिस्काउंट प्रायः एक फिक्स परसेंटेज के रूप में, मतलब यह डिस्काउंट अगर आप समझेंगे तो यह डिस्काउंट केवल और केवल बिजनेस में ही होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर का मतलब जो गुड्स को तैयार कर रहा है, होलसेलर का मतलब जो मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है, और रिटेलर का मतलब जो होलसेलर से परचेस कर रहा है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो ये डिस्काउंट बिजनेस में होता है। अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है तो होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को देगा, और एक फिक्स परसेंटेज पे होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या करना? सेल्स को बढ़ावा देना, सेल्स को प्रमोट करना। क्योंकि जब तक ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को डिस्काउंट नहीं देगा तब तक होलसेलर भी रिटेलर को डिस्काउंट नहीं देगा, और जब डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं तो हमारा सेल वहां पे क्या होगा? घट सकता है, या हमारा सेल वहां पे प्रमोट नहीं हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही होता है कि सेल को प्रमोट करना, सेल को बढ़ावा देना, ठीक है। और ये फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है, ऐसा नहीं है कि जितना चाहेंगे उतना डिस्काउंट दे देंगे, नहीं। एक इसका परसेंटेज होता है कि आपको 10% ही देना है या 20% ही देना है। अब ये नहीं कि मनमाना डिस्काउंट आप बांटने लगे, पता चलेगा कि बिजनेस आपका लॉस में चला गया। अब चलिए, इसके बाद से आता है क्या? कैश डिस्काउंट, जिसको हम नगद छूट के नाम से बोल सकते हैं। कह रहा है कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि स्टूडेंट का फीस 13,500 रुपया बाकी है। यहाँ पे क्या लिखा है? कह रहे हैं कि डिस्काउंट में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? डिस्काउंट का प्रयोग करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि स्टूडेंट का फीस 13,500 रुपया बकाया है। वो कह रहा है कि सर कुछ अगर आप डिस्काउंट करते तो हम एक बार में पूरा पैसा ला करके हम जमा कर देते। तो हम क्या बोलेंगे कि चलो तब ठीक है, तुम्हारा जितना फीस बाकी है उसमें हम 10% लेस कर दे रहे हैं, और शेष पैसा ला करके तुम चलो जमा कर दो। तो क्या होगा? जैसे वो पैसा जो एक साल में देना था उसको, वो पहले ही दे दिया, टाइम से पहले कलेक्ट भी हो गया, और उसके लिए कुछ छूट भी हो गया, और प्लस टाइम से पहले हमको पैसा वो मिल भी गया। तो इस प्रकार के डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल से पढ़ा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में ना आया हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बोलते नहीं। हाँ, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बोलते नहीं। थोड़ा सा बोलना सीखो आप। हाँ, अच्छी बात।